महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को कर रहे संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे संवाद। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले के मद्देनजर राजधानी दिल्ली की बड़ी सुरक्षा, आज से ड्रोन, पैराग्लाइडिंग समेत कई चीजों पर रोक। 24 घंटे में देश में कोरोना के 3.17 लाख से ज्यादा नए केस, ओमिक्रॉन के मामले 9,000 के पार। उत्तर भारत में अगले 5 दिन बढ़ेगी सर्दी का सितम, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश के आसार। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह में मुख्य भाषण दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में बहु कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाली पहलों का अनावरण, ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाले पहलों का अनावरण किया जाएगा, जिसमें 30 से अधिक अभियान, 1500 से अधिक कार्यक्रम और आयोजन शामिल हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्म कुमारियों की 7 पहलों को हरी झंडी दिखाएंगे और इन पहलों में मेरा भारत, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान, महिलाएं भारत की ध्वजवाहक, शांति बस अभियान की शक्ति, अनदेखा भारत साइकिल रैली, यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरित पहल शामिल है। तो बता दें आपको कि आज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में जो देश है उसे संबोधित करने वाले हैं और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोकसभा सांसद ओम बिरला जो हैं वो इस वक्त संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। कि देश की समाज सेवी संस्थाएं इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा रही है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही भारत आध्यात्मिक शांति और मानवीय मूल्यों का केंद्र रहा है। आध्यात्मिक हमारी जीवन शैली है, हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक अंग है। हमारे शास्त्रों में हमें वसुदेव कुटुंबकम का व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण दिया है। इस विचारधारा का अनुसरण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है, ताकि वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए एक साझी कार्यनीति के निर्माण में अग्रिम भूमिका निभा सके। आजादी का अमृत महोत्सव वास्तव में एक ऐसा विजन है, एक ऐसा विचार है जो देश की अंतर्निहित शक्तियों को राष्ट्र निर्माण के लिए काम में लाती है। ये सबको जोड़ने का मंत्र है, एक समावेशी विचारधारा है जिसका अंतिम लक्ष्य देश के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण है। आपने इस अभियान में स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, किसान, महिलाएं, शांति, पर्यटन, पूरे वर्ष भर कई विषयों को व्यापक देश और विश्व में ले जाने की कार्य योजना बनाई है। मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये दिखाता है कि स्वर्णिम भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब देश का हर वर्ग हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सामूहिक प्रयास करें। राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में प्रत्येक संस्था, प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्रीय दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करना है। हमारा हर कार्य राष्ट्र के लिए समर्पित हो। हमारे सभी प्रयास राष्ट्र हित की कसौटी पर कसे जाएं और हम एक नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें। तभी आजादी का यह पर्व भारत की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पर्व बन सकेगा। जय हिंद, ओम शांति। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था भी की जा रही है। इस कड़ी में दिल्ली में आज से ड्रोन, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे सहित उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश 15 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। दिल्ली पुलिस प्रमुख राकेश अस्थाना के एक आदेश के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के अवसर पर पैराग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, छोटी आकार के संचालित एयरक्राफ्ट और क्वाड क्वार्टर या पैरा जैसे सब वैकेशनल एरिया प्लेटफॉर्म को उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार निर्णय लिया गया था कि भारत के कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्वों या आतंकवादी उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो बता दें आपको कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। व्यवस्थाओं पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है और इसी के मद्देनजर पैराग्लाइडिंग साथ ही साथ कई सारे ऐसी चीजें हैं जिस पर प्रतिबंध लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आतंकी हमले ना हो, इसी के मद्देनजर सुरक्षा के ये पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है और अब रोजाना नए केस सामने आने लगे हैं। अब अगर बात करें तो 3 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से आज गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,17,532 नए केस सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के केस जो है वो बढ़कर 9,285 हो गए हैं। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल 15 मई के बाद अब देश में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में अभी भी सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। रोजाना मौत का आंकड़ा भी 350 के आसपास है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए केस में उछाल देखी जा रही है और कोरोना से जुड़े हर छोटी अगर बात करें तो लगातार ये अपडेट सामने आ रही हैं। तो कोरोना से मरने वालों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं अगर बात करें तो स्थिति अब ऐसी हो गई है कि देश में 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि देश एक बड़े फैसले की ओर रुख करे, क्योंकि 3 लाख मामले एक दिन में आना ये डराने वाली बात है। इस पर विचार करने की जरूरत है। तो 24 घंटे में देश में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 9,000 से ज्यादा मामले अब देश में ओमिक्रॉन के हो गए हैं। अलग अलग राज्यों से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लगातार WHO भी और सरकार भी लोगों से यही अपील कर रहा है और यही अपील कर रहा है कि आप सुरक्षा के इंतजाम के बीच ही घर से बाहर निकले। और DTV भारत भी अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके चेहरे पर मास्क और आप समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आप अपना ख्याल रख सके, अपनों का ख्याल रख सके। देश के उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का सितम जारी है। दूसरी तरफ सुबह शाम के मुकाबले दिन की तेज सर्दी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल रही है, जिसके चपेट में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र आ रहे हैं। वहीं कश्मीर में पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। कश्मीर में इस सप्ताह के अंत में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 22 और 23 को भी कई इलाकों में बारिश और हिमपात की संभावना है। बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है। गोपालगंज में कई थानेदारों का हुआ तबादला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोपालगंज में कई थाने यानी कि विजयपुर, बैकुंठपुर, गोपालपुर थानेदारों का तबादला हुआ है। और देखिए, ऐसे में जहां एक तरफ शराबबंदी को लेकर प्रशासन सजग है, तो वहीं दूसरी तरफ तबादले का दौर जारी हो गया है और गोपालगंज में जिले में कई थानेदारों का तबादला हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति थाने का भी तबादला हुआ है। विजयपुर, बैकुंठपुर, गोपालपुर थानेदारों का तबादला हुआ है। वहीं आपको बता दें कि
अनुसूचित जाति जनजाति थानेदार का भी तबादला हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की गोपालगंज से आपको बता रहे। देखिए, ये वो सूची है जहां पर कई सारे जो थानेदार हैं उनके तबादले की जानकारी दी गई है। ये वो लिस्ट है जहां इनके नाम शामिल हैं। एक तरफ अगर हम बात करें तो प्रशासन इन दिनों बेहद सजग है। लगातार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए छापेमारी चल रही है, अभियान तेज किया गया। वहीं दूसरी तरफ कई थानों के जो थानेदार हैं उनका तबादला कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर गोपालगंज से। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ गोपालगंज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, कई थानेदारों का तबादला हुआ है और ऐसे समय में हुआ है जहां प्रशासन इन दिनों बेहद सजग दिख रही है। क्या वो कारण रहे हैं जिन थानेदारों का तबादला किया गया है? जी पूजा, चूंकि क्राइम कंट्रोल को लेकर गोपालगंज में बड़े मात्रा में पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है, जिनमें 8 थाना अध्यक्ष सहित 15 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। प्रदीप, ये बताइए कि क्राइम कंट्रोल को लेकर के ये तबादला किया गया है, लेकिन ऐसे में कि कुछ खास भी वजह रही है जिसको लेकर के तबादला किया गया है? लगातार चूंकि जिन थाना अध्यक्षों का तबादला किया गया है उनमें 3 थाने बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कि चूंकि यूपी इलाके से सटे हुए थाने हैं, जिनको लेकर शराब पर पुलिस जो है कि नकेल कसने में पूरी तरह विफल साबित हो रही थी, जिसको लेकर डीआईजी सारण रविंद्र कुमार के निर्देश के बाद यह तबादले किए गए हैं। बिल्कुल प्रदीप, एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आपने कहा कि बॉर्डर से सटे ये कुछ जिले हैं जहां पर तबादला हुआ है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जो पहले वहां के अधिकारी थे उनसे काम नहीं हो रहा था, जिसके बाद से इनका तबादला किया गया है। जी पूजा, बिल्कुल प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, गोपालगंज में कई थानेदारों का तबादला हुआ है और अब स्थिति ऐसी है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। जो अधिकारी हैं वो अब फैसले ले रहे हैं और ऐसे में हर एक जिले में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए अब अधिकारियों की तरफ से पहल की जा रही है। पहले ढिलाई अब कार्रवाई। देखिए, शराबबंदी कानून को लेकर बिहार में लगातार ऐसी स्थिति रही है कि पुलिस प्रशासन अब सजग हो गई है। ताजा मामला नालंदा की अगर हम बात करें तो नालंदा में जहरीली शराब कांड मामले में कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुराग ने पुलिस कर्मियों और राजस्व अधिकारियों की 4 टीम गठित की है। ये चारों टीम छोटी पहाड़ी और बड़ी पहाड़ी के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बसे घरों का सर्वे करेंगे। इससे पहले भी दर्जन भर छापेमारी हो चुकी है। उसके बावजूद कुछ लोगों के द्वारा शराब व्यापार में लगातार इन्वॉल्व रहने की खबर सामने आ रही थी। इस जांच के दौरान जो भी घर अवैध पाए जाएंगे उन पर अतिक्रमण या नोटिस दिया जाएगा। साथ ही जैसे चुनाव और त्योहारों के समय में 107 धारा लगाई जाती है, उसी तरह से इन लोगों पर 107 धारा लगाकर अनुमंडल कोर्ट में हाजिर भी किया जाएगा। जैसे ये छोटी पहाड़ी जो एरिया है, इसमें पहले भी दर्जन भर रेड हो चुके हैं। उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो शराब वाले व्यापार में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन सब के तहत अब उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू की 4 टीम बनाई गई है और सारे घरों को सर्वे करा के देखा जा रहा है कि कौन लोग वहाँ पे अतिक्रमण करके रह रहे हैं और उस प्रॉपर्टी का यूज़ इस तरह के धंधे में कर रहे हैं। उन सबको बाकायदा पब्लिक इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत नोटिस दे दिया गया है। उसके साथ ही अब हम लोग जिस तरह से त्यौहार और चुनाव के समय 107 की धाराएं लगाते हुए बॉन्ड डाउन करते हैं, अब इन लोगों के तहत भी इन लोगों को भी बॉन्ड डाउन किया जाएगा और अनुमंडल कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी। और चलिए, इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि नालंदा में जहरीली शराब कांड के बाद से लगातार पुलिस प्रशासन अब अलर्ट हो गई और वहां पर टीमों का भी गठन किया गया है जांच के लिए, क्या कुछ अपडेट है? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो नालंदा जहरीली शराब कांड मामले में कार्रवाई करते हुए एसडीएम सुभाष अनुराग ने पुलिस कर्मियों व अधिकारियों का टीम गठन किया गया है। जो कुल 4 टीमों का गठन किया गया, इसमें एबीसीडी 4 भागों में बांटा गया है। ये सभी टीमें छोटी पहाड़ी और बड़ी पहाड़ी इलाके के चारों तरफ
घूम घूम कर घरों का सर्वे करेंगे और इससे पहले भी दर्जन भर घरों में छापेमारी हो चुकी है। आपको बता दें कि जांच के दौरान जो भी घर अवैध पाए जाएंगे या अतिक्रमण किया गया है उन पर नोटिस किया जाएगा और उनको नोटिस के साथ साथ चुनाव और त्योहारों के समय में 107 धारा लगाया जाएगा और इन सभी को कोर्ट में हाजिर करने का निर्देश भी जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल ऋषिकेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और एक और खबर अपने दर्शकों को बता दें कि नालंदा में सूचना के आधार पर थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में छापेमारी की है और बिजली विभाग के 4 पदाधिकारी और कर्मी को बिजली विभाग के गेस्ट हाउस के किचन में शराब पीते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं मौके पर से पुलिस ने विदेशी शराब भी बरामद किया है। तो देखिए, लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। हालांकि अब पुलिस जो है वो कामयाब भी हो रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और ताजा मामला बिजली विभाग के अधिकारियों को उनके ही कार्यालय के अंदर शराब पीते हुए पुलिस प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। एक बार फिर अपने संवाददाता ऋषिकेश का रुख करेंगे और उनसे इस पूरे मामले में अपडेट लेंगे। ऋषिकेश, पुलिस प्रशासन जहां एक तरफ लगातार कार्रवाई कर रही है, उसी दौरान लोग जो है वो डरने का नाम नहीं ले रहे, वो साफ तौर पर बेखौफ नजर आ रहे हैं। और एक और मामला ये सामने आया है कि अंदर यानी कि बिजली विभाग के अधिकारी शराब पीते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से वर्तमान में समकालीन अभियान चलाया जा रहा है और समकालीन अभियान के बावजूद शराब माफिया डालडा और जो शराब पीने वाले हैं वो डालडा शराब पकड़ पड़े हैं और पुलिस भी जो है डाल की जगह पर पात की जगह खड़ी है और इस दौरान जो है दोनों के बीच में का खेल भी चल रहा है। बावजूद जो है लगातार जो शराब माफिया पीने वाले हों उनके धर पकड़ का प्रक्रिया भी जारी है और इसी का असर जो है नाजिर थाना में रात जो देखने को मिला है, जहां पर शराब जो पीते हैं जो 4 टीचर में शराबी पकड़े गए हैं, सभी बिजली विभाग के बताए जा रहे हैं और फिर फिलहाल जो है पुलिस सभी को गिरफ्तार भी की है और उसका मेडिकल जांच भी करवा रही है। बिल्कुल ऋषिकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार बेखौफ नजर आ रहे हैं तमाम जो लोग हैं और ताजा मामला नालंदा से सामने आया जहां बिजली विभाग के अधिकारी शराब पीते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। कार्यालय के अंदर बैठकर ये शराब पी रहे थे। बेखौफ है, पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है इनके अंदर। जहां एक तरफ लगातार डीटीवी भारत आपको अलग अलग जिलों की वो तस्वीर दिखा रहा है, लगातार हम स्टिंग कर रहे हैं, लोग किस तरीके से बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिजली विभाग के ही 4 पदाधिकारी शराब पीते हुए नालंदा आपको बता दें कि वहां पर मिले और अपने कार्यालय के अंदर ही ये बैठकर शराब भी पी रहे थे। उसके बाद अब आप वैशाली का रुख कर लेते हैं। वैशाली में भी पुलिस ने जिले के नया गांव में छापेमारी की है और 2 जगह से देशी शराब के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया। इस संबंध में थानाध्यक्ष धनंजय चौधरी ने बताया कि छापेमारी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक हुई। उत्तर प्रदेश में जिसकी अध्यक्षता आपको बता दें कि राष्ट्रीय के महासचिव केसी त्यागी और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई है, जिसके बाद 51 लोगों की सूची तैयार की गई है और जो लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा है कि अगर बात नहीं बनी तो वो सूची जारी कर देंगे। कल लखनऊ में पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी। उसमें पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी भी गए थे और प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। आज इन दोनों ने आके लखनऊ में जो बैठक के बाद 51 प्रत्याशियों की जो सूची इन लोगों ने तैयार की है, वो सूची आज इन लोगों ने सुपुर्द कर दी है। श्री माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब भी आए थे बैठक और उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है और शीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा। शीघ्र वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समझौता है उस पर वो निर्णय लेंगे।
हमने कहा है कि शीघ्र वो निर्णय लें, अन्यथा हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर दें और उनके लिए पूरे तौर पर हमने उनको अधिकृत कर दिया। भागलपुर में घोघा नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी के बाद फसल पानी में डूबने लगी है। वहीं फसल डूबने से किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। साथ ही किसानों का कहना है कि हजारों एकड़ खेती में लगी रबी फसल गेहूं, चना सहित अन्य फसल चौथी बार बुनाई के बाद पानी में डूब जाने से फसल बर्बाद हो चुकी है। सूचना के बाद विधायक पवन सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर खेतों का जायजा लिया। ऐसे 20-25 दिन पहले भी पानी छोड़ा गया था और पानी छूटने के वजह एक ही हुआ कि जगह जगह पर भट्ठेदार ने बांध कर करके मिट्टी भी ला रहे हैं लोग और ईटा जहां पर बना रहे हैं उसको भी ढोने का काम कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले भी डीएम साहब को अवगत कराए थे और अनुमंडल पदाधिकारी को भी कहे थे, सीओ साहब को भी हमने कहा था। इस बीच में आकर करके करीब लगता है कि आज से 10-15 दिन पहले कटिंग हुआ, जो पानी एक बार निकल गया, लेकिन पुनः देख रहे हैं कि दोबारा जो है फिर पानी आ गया है। हम लोग उस पर कार्रवाई किए थे, बांध को कटवाए थे। बांध को पुनः परसों मुखिया जी द्वारा बताया गया कि सर पानी तो घटा था लेकिन फिर बांध दिया गया। तो कल हम लोग फिर जाके हम देखे हैं तो बांध बनी हुई थी। तो कल शाम में हम लोग सभी चिमनी वाले को बुलाए, चिमनी वाले को कहे हैं कि सारा बांध को काट देने के लिए, और आज से कट भी रही है। हमारे यहाँ मेन भोजन का साधन और किसानों की आजीविका का साधन यही कृषि ही है, यहाँ के लोगों का साधन। हमारे यहाँ लगातार पानी जो है नवंबर महीने से फसल हम लोग बोते हैं और फिर ये नदी में पानी आता है, डूब जाता है। और ये समस्या हमारे यहाँ ही नहीं है, हमारे यहाँ कहलगांव में, शंकरपुर, कुदार, मौजा में भी है, ताड़ में भी है। पश्चिम चंपारण में वन विभाग ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए लकड़ी लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। दरअसल वन पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शीशम की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। वहीं वन विभाग द्वारा कार्रवाई के बाद जब्त लकड़ी को लेकर वरीय अधिकारियों को सूचित करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। लकड़ी छानबीन के पता चले, क्रम में पता चला है कैसा लकड़ी है, लेकिन मैं अशोक कुमार वनपाल वन परिषद पदाधिकारी रामनगर, सूचना प्राप्त हुआ कि अवैध लकड़ी ट्रैक्टर जा रहा है, शीशम इस पर लगा हुआ है, उसको हमने जब्त किया और उच्च पदाधिकारियों का आदेशानुसार हम काम कर रहे हैं। इसको जांच पड़ताल किया जा रहा है, आगे कार्रवाई किया जाएगा कि कैसा लकड़ी है, किस प्रजाति का लकड़ी है। शीशम का है प्रजाति का लकड़ी का। रोहतास जिले के करागर थाना क्षेत्र के बभनी बधार में बुधवार को एक व्यक्ति का शव नदी से बरामद किया गया, जहां मृतक की पहचान शिवसागर थाना क्षेत्र के गुडार निवासी प्रमोद पटेल के रूप में की गई है। वहीं इस मामले में दो आरोपी नीरज कुमार और राकेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो महज 40,000 रुपए लेकर हत्या की बात दोनों अपराधियों ने कबूल की है। साथ ही इस मामले की जानकारी करागर थानाध्यक्ष सुशांत कुमार मंडल ने दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।